हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ बिहार स्पेशल के इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बिहार का भौगोलिक परिदृश्य कवर कर लिया है। आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा बिहार का इतिहास और संस्कृति। तो बहुत डिटेल में और एक एक करके चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से हम लोग बिहार को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं बिहार का प्राचीन इतिहास। पहले सबसे बिहार का प्राचीन इतिहास और इसे नए से रिलेट करते हुए हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में बिहार कैसा था। बिहार के कौन कौन से जिले या बिहार में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसका उल्लेख पूरा पाषाण काल में भी देखने को मिलता है। तो हम सभी को पता है कि पूरा पाषाण एक ऐसा काल था जिसमें कोई भी रिटर्न साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जब इतिहास का बंटवारा हुआ तो इतिहास को प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक एक ऐसा युग था, एक ऐसा काल था जिसे पाषाण युग भी कहा गया। इसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया गया। इस युग में कोई भी रिटर्न साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था, कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। इस युग की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? अगर हमको रिटर्न साक्ष्य नहीं मिला तो इस युग के बारे में हम कैसे जाने? कैसे हम जाने कि बिहार का मुंगेर या बिहार का नालंदा जिला पूरा पाषाण काल में था, या इस जिले से कोई भी रिलेटेड कैसे हमें जानकारी मिली? तो वहाँ पे उपस्थित जो उपकरण थे, जो उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं हैं, उनसे हमें पता चला कि कौन सा जिला पूरा पाषाण काल में था। तो बिहार के 3 जिले मुंगेर, नालंदा और वाल्मीकि नगर, 3 प्रमुख जिले ऐसे थे। ये जिले नहीं है, बिहार के 3 जिले हैं, ये मुंगेर, नालंदा और वाल्मीकि नगर। ये 3 प्रमुख जिले ऐसे थे जो पूरा पाषाण काल में भी इनके बारे में देखने को मिलता है। नालंदा में जेठियन घाटी नाम की एक जगह है जहां से बिहार में इसका साक्ष्य या इसका अवशेष मिला है, नालंदा के जेठियन घाटी से। वहीं बात करें मुंगेर से क्या प्राप्त हुआ, तो मुंगेर में भीम बांध और पैसरा, मुंगेर में भीम बांध और पैसरा से जो है वो इसका पूरा पाषाण काल का थोड़ा बहुत अंश दिखाई दिया है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अवशेष प्राप्त हुआ है। और वाल्मीकि नगर, जिसे आज का पश्चिमी चंपारण कहा जाता है, वहाँ से भी पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ गया और भागलपुर 2 ऐसे जिले हैं जहां से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं नव पाषाण काल से बिहार का कौन कौन सा जिला था। तो नव पाषाण काल में बिहार का जिला सारण में ही एक स्थान है चिरांद, चेचर, सेनुआर, ताराडी, मनेर। चिरांद कहाँ पर प्रेजेंट है? चिरांद आज के सारण में मौजूद है। चेचर वैशाली में प्रेजेंट है। सेनुआर जो है वो बिहार के रोहतास जिला में है। मनेर पटना में और ताराडीह गया में। ये बिहार के 5 जिले से संबंधित कुछ जगह हैं। जैसे सारण में चिरांद था, जिसे श्वेतपुर या कुतुबपुर नाम से भी जाना जाता है, श्वेतपुर और कुतुबपुर। और चेचर जो था वो वैशाली से था, सेनुआर रोहतास से, ताराडीह गया से और मनेर पटना से। नवपाषाण युग में यहाँ से साक्ष्य जो है वो मिले हैं नवपाषाण युग के। कुछ और जगह देख लेते हैं हम। ताम्रपाषाण युग, इसी नवपाषाण युग को ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी और तांबा और पत्थर दोनों को मिला के ताम्रपाषाण काल बन गया था। तो ताम्रपाषाण काल में भी कुछ बिहार के कुछ ऐसे जगह थे जहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ताम्रपाषाण काल के। कौन कौन से हैं? इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चिरांद, चेचर, सेनुआर, चिरांद, चेचर, सेनुआर और ताराडीह। ये 4 इंपॉर्टेंट है। लेकिन सोनपुर, मनेर और माझी, यहाँ से भी ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ? सोनपुर, मनेर, माझी, ताराडीह, सेनुआर, चेचर और चिरांद। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है चिरांद, चेचर, सेनुआर और ताराडीह। ये इम्पोर्टेंट जगह है बिहार का जो नवपाषाण काल से भी रिलेटेड है। हम लोगों ने इस वीडियो में सबसे पहले क्या देखा? अगर हम बिहार के इतिहास की बात करें, प्राचीन इतिहास की बात करें, तो हम सभी को पता है कि जो इतिहास है, बिहार का इतिहास नहीं, कोई भी इतिहास, उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जो प्राग ऐतिहासिक युग है, इसमें कोई भी रिटर्न साक्ष्य नहीं मिला है। आग ऐतिहासिक में रिटर्न मिला है, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसकी स्टडी नहीं हुई है। इसको ये ऐसी भाषा थी, ऐसी लिपि थी जिसको अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल ऐसा युग है जिस
जिसके रिटर्न साक्ष्य भी मिले हैं और इसको पढ़ा भी जा चुका है, पढ़ा भी जा सकता है ऐतिहासिक काल को। तो प्राग ऐतिहासिक या आग ऐतिहासिक की हमें जो भी जानकारी प्राप्त है वो उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त है। ठीक है, अगर बात करें फादर ऑफ हिस्ट्री की कि इतिहास के पिता कौन है, अगर हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें इतिहास के पिता के बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के पिता हेरोडोटस नामक वैज्ञानिक है। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस नामक एक वैज्ञानिक है जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, हेरोडोटस। ठीक है, वहीं पे बात करें रोमन दार्शनिक सिसरो, रोमन दार्शनिक एक सिसरो हैं, ये इन्होंने बताया कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। अब हम देख रहे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। बता दें प्राग ऐतिहासिक के नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल से तो बिहार के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन आग ऐतिहासिक के जब हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी बिहार का कोई भी साक्ष्य बरामद नहीं हुआ है, कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। वहाँ से कुछ भी उत्खनन से कोई ऐसी, बिहार में उत्खनन से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे पता चले कि बिहार में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी रहते थे या बिहार तक आना जाना था उनका। तो आग ऐतिहासिक काल में बिहार का कोई वर्णन नहीं मिलता है। पूरा पाषाण काल में मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुंगेर, नालंदा, वाल्मीकि नगर, गया, भागलपुर जैसे कुछ जिले पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। वहीं पे हम बात करें नवपाषाण काल में चिरान, चेचर, सेनवार, ताराडी, मनेर, नवपाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल में चेचर, चिरान, सेनवार, ताराडी, सोनपुर, मनेर और माझी, ये ताम्र पाषाण काल से बिलोंग करते थे। इसके बाद हम देखेंगे जो आता है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख लीजिए, जो चिरांद है, चिरांद, यहाँ पे आपको जो चिरांद दिखाई दे रहा है, ये चिरांद भारत का पहला नवपाषाणिक स्थल है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला नवपाषाणिक स्थल कौन सा है, तो ये चिरांद ही है जो भारत का पहला नवपाषाणिक स्थल है। साथ ही साथ चिरांद से एक और स्पेशल चीज़ प्राप्त हुई है, वो है हड्डियों का साक्ष्य। इसी चिरांद से हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन वो कहाँ पे मिले हैं, आपको सब पता है कि सबसे पहले हड्डियों का जो साक्ष्य है वो कहाँ पे मिला था? तो सबसे पहले हड्डियों का जो साक्ष्य है वो मिला था बुर्जहोम में। बुर्जहोम में सबसे पहले हड्डियों का साक्ष्य मिला था, लेकिन दूसरे नंबर पे हड्डियों का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये बिहार के चिरांद से प्राप्त हुआ है। बिहार का चिरांद किस जिले में है? सारण जिले में। सारण जिले में एक स्थान है चिरांद, जहाँ से बुर्जहोम के बाद दूसरे नंबर पे हड्डियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और यही चिरांद भारत का फर्स्ट नवपाषाणिक स्थल है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करिएगा। चिरांद जो है वो भारत का पहला नवपाषाणिक स्थल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करें चिरांद के उत्खनन की, चिरांद की खोज की, तो चिरांद का खोज किसने किया था? तो डब्ल्यू हंटर नामक एक वैज्ञानिक थे, डब्ल्यू हंटर। इन्होंने चिरांद नामक जगह की खोज की थी, यहाँ से साक्ष्य बरामद किया था डब्ल्यू हंटर। ठीक है, डब्ल्यू हंटर। अब देखिए बात करेंगे, अब हम लोग चलेंगे, बढ़ेंगे इधर 6ठी शताब्दी में बिहार के महाजनपद। हम सभी को पता है, हमने अभी बताया आग ऐतिहासिक काल में बिहार का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। महाजनपद पढ़ने से पहले अगर हम आग ऐतिहासिक की बात करें, अगर आप सोच रहे हैं कि हम आग ऐतिहासिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में बिहार में विस्तार नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो उत्तर में मांडा में था। मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैला हुआ था। और पूर्व की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। और इधर दक्षिण की बात करें तो ये महाराष्ट्र के दहमाबाद और इधर पश्चिम में ये सुतकेंडादोर या बलूचिस्तान या गुजरात का सुतकेंडादोर यहाँ तक फैला हुआ था पश्चिम में। तो बिहार में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, बिहार में कोई भी इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं मिली हैं आग ऐतिहासिक काल से। लेकिन आग ऐतिहासिक काल में अगर बात करें, जब आग ऐतिहासिक काल हम देखते हैं तो इसी में सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं और इसी में वैदिक सभ्यता भी देखते हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद जैसी चीज़ों का भी विस्तार हुआ था। तो जब हम ऋग वैदिक सभ्यता, आग ऐतिहासिक काल को छोड़ के, आग ऐतिहासिक काल में हमने नहीं देखा, बिहार का विस्तार नहीं होता। उसके बाद जब हम बढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की ओर, तो वैदिक सभ्यता में बिहार का कोई भी उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। बिहार में यहाँ से रिलेटेड कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वैदिक सभ्यता में जब हम देखते हैं ऋग्वेद को, तो
तो हमने देखा है कि ऋग्वेद में बिहार का जो वर्णन है वो कीकट शब्द से हुआ है। किस शब्द से हुआ है? कीकट शब्द से। ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है? कीकट कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अपवित्र भूमि। यानी कि ऋग्वेद वो ऐसा वेद है जिसमें बिहार को कीकट शब्द कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अपवित्र भूमि। वहीं पे बात करें हम, सबसे पहले बिहार की चर्चा कहाँ देखने को मिली है? तो सबसे पहले बिहार की जो चर्चा है वो शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिली है। कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण। अब ये शतपथ ब्राह्मण क्या है? शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ही एक उपवेद है। शतपथ ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। यहीं पे बिहार की पहली बार चर्चा देखने को मिली थी, बिहार का भौगोलिक क्षेत्र देखने को मिला था। ठीक है, इसमें राजा विदेह की चर्चा है और गौतम राहुगढ़ की, शतपथ ब्राह्मण में बिहार से रिलेटेड। लेकिन ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया? कीकट या वात्र बोला गया। वात्र और कीकट का क्या अर्थ होता है? अपवित्र भूमि। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में अंग और मगध की चर्चा मिलती है, अंग और मगध की। ठीक है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल का एक वेद है। हम सभी को पता है कि वैदिक काल जो है वो दो भागों में बढ़ गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी 1000 से 600 BC में। तो इसी अथर्ववेद में अंग और मगध की चर्चा देखने को मिलती है, जहाँ पे गंडक इसी नदी को, गंडक नदी को सदा नीरा के नाम से उल्लेख किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें वाल्मीकि रामायण की, तो वाल्मीकि रामायण में बिहार को मलद या करुड़ा कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में बिहार के बक्सर की चर्चा हुई है और इसी बक्सर को क्या कहा गया है? मलद या करुड़ा कह के संबोधित किया गया है बिहार के बक्सर को। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में बिहार का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन हम जब वैदिक सभ्यता की तरफ बढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक जो कालखंड था वो था 1500 से 1000 तक, और दूसरा कालखंड जो था वो 1000 से 600 तक, 1000 से 600 BC तक था। इसी जो 1500 से 1000 था, इसमें 3 वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, इसी के नाम पे इस कालखंड का नाम ही ऋग्वैदिक काल पड़ गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, 3 वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद में बिहार की चर्चा हुई, बिहार को कीकट कहा गया, वात्र बोला गया, अर्थात अपवित्र भूमि कहा गया। जब हम बढ़े अथर्ववेद की तरफ, तो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, जिसमें बिहार की सबसे पहले चर्चा इसी में देखने को मिला। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा इसी में देखने को मिला। बिहार के विदेह क्षेत्र को, तिरहुत या मिथिला वाला, आज का जो तिरहुत और मिथिला वाला क्षेत्र है, इसी को विदेह क्षेत्र कहा जाता है। इसकी चर्चा हुई, जिसमें गौतम राहुगढ़ की चर्चा हुई और राजा विदेह की चर्चा हुई। राजा विदेह माधव जो थे, उनकी चर्चा देखने को मिली शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, फिर उसके बाद अथर्ववेद में देखा हम लोगों ने, अथर्ववेद में मगध और अंग की चर्चा है, मगध और अंग जनपद की चर्चा है। फिर हम देखते हैं वाल्मीकि रामायण में। तो वाल्मीकि रामायण में बिहार का एक क्षेत्र, एक जिला बक्सर को मलद या करुड़ा कह के बुलाया गया। क्या कहा गया? मलद या करुड़ा कहा गया। इसके आगे हम लोग देखेंगे बिहार से रिलेटेड महाजनपद, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।